हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ अनिल मोहन का एक और शानदार उपन्यास लेकर, जिसका नाम है शेर की जान खतरे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मैंने परंपरा शुरू किया है लेखकीय से। प्यारे प्यारे पाठकों, अनिल मोहन का नमस्कार। शेर की जान खतरे में आपके हाथों में है। प्रस्तुत उपन्यास में देवराज चौहान सीरीज पढ़ने वालों के लिए कुछ तो नयापन है ही। कुछ बदला बदला सा अंदाज मिलेगा देवराज चौहान का, क्योंकि हालातों में फंसकर देवराज चौहान को एक ऐसे क्रिमिनल वकील का बॉडीगार्ड बनना पड़ा जो कि अपनी करतूतों की वजह से गले तक मुसीबतों में फंसा पड़ा है और खतरनाक से खतरनाक लोग उसे मौत देने पर आमादा थे। अब ऐसे इंसान को बचा पाना आसान काम तो है नहीं, परंतु देवराज चौहान क्रिमिनल वकील सुमित जोशी को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी हरकतों से मन ही मन देवराज चौहान भी परेशान है। उपन्यास सुनिए, मजा जरूर आएगा। मुखबिर से पक्की खबर मिली है कि डकैती मास्टर देवराज चौहान का साथी जगमोहन 4 स्क्वायर मॉल पर आज शाम 4 बजे आएगा। इंस्पेक्टर सुमन मित्रा ने सामने खड़े सब इंस्पेक्टर अनुज दयाल से कहा। ये तो अच्छी खबर है सर। अगर जगमोहन हमारे हाथ लग गया तो उससे हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि देवराज चौहान ने आज तक कहाँ कहाँ डकैती की, किस किस को मारा, उनका ठिकाना कहाँ है और कौन कौन देवराज चौहान का साथी है। यानी कि बहुत सी बातें जो हम नहीं जानते वो भी हमें मालूम हो जाएगी। हो सकता है डिपार्टमेंट हमें तरक्की भी दे दे, कहकर इंस्पेक्टर सुमन मित्रा मुस्कुराया। मैं घेराबंदी की तैयारी करूं सर? सब इंस्पेक्टर अनुज दयाल ने कहा। करो, लेकिन हमारी पार्टी में से कोई भी आदमी ये न जान पाए कि हम किसे पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जमाना खराब है। 2000 रुपये की खातिर भी कोई ये खबर बाहर कर सकता है कि हम देवराज चौहान के साथी जगमोहन पर हाथ डालने जा रहे हैं। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा सर। हमने इस बात की भी पूरी कोशिश करनी है कि जगमोहन हमारे हाथ जिंदा लगे। अगर वो हमारी गोलियों से मर जाएगा तो हमें अखबारों में एक दिन की वाहवाही मिलेगी। जिंदा हाथ लगा तो लगभग रोज ही अखबारों में इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ आता रहेगा और हम खबरों में बने रहेंगे। अपने डिपार्टमेंट की नज़रों में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। राइट सर, हम उसे जिंदा पकड़ने की ही कोशिश करेंगे। 3:50 बजे जगमोहन ने 4 स्क्वायर मॉल की पार्किंग में कार रोकी और बाहर निकला। आज मौसम सुहावना था। आसमान में बादल छाए हुए थे। सुबह से ही धूप गायब थी। बीच में बूंदाबांदी भी हुई थी। बढ़िया हवा चल रही थी। जगमोहन मॉल के मुख्य गेट की तरफ बढ़ गया। मॉडलिंग की बहुत बड़ी हस्ती मनीष पाटिल ने किसी के द्वारा उससे बात की थी और मुलाकात के लिए यहाँ का वक्त रखा था। वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ था और मुसीबत से निकलने के लिए करोड़ों रुपया देने को तैयार था। वो चाहता था कि जगमोहन उसे मुसीबत से निकाल दे। इसी सिलसिले में 4 स्क्वायर में मनीष पाटिल और जगमोहन की मुलाकात होने जा रही थी। जगमोहन ने देवराज चौहान को भी चलने को कहा था, परंतु देवराज चौहान ने व्यस्तता के कारण साथ जाने को मना कर दिया था। 4 स्क्वायर का शीशे का दरवाज़ा धकेल कर जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। काफ़ी भीड़ थी वहाँ। खरीदारी के लिए लोगों का मेला लगा नजर आ रहा था। भीतर प्रवेश करते ही एसी की ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई। फिर वो भी लोगों की भीड़ में शामिल हो गया। जगमोहन यहाँ पहले भी आ चुका था। आगे जाकर प्लाजा नाम का रेस्टोरेंट था, वहीं पर मनीष पाटिल से मुलाकात होनी थी। जगमोहन सीधा प्लाजा पहुंचा, जो कि काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट था। वहाँ भी लोगों की भीड़ थी। उसने एक टेबल संभाल ली। जगमोहन को बैठे मिनट भर ही हुआ था कि उसके टेबल पर सादे कपड़ों में इंस्पेक्टर सुमन मित्रा आ बैठा। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही जगमोहन मन ही मन चौंका। जगमोहन को पहचानते देर न लगी कि वो पुलिस वाला है। अगले ही पल जगमोहन उठने लगा तो सुमन मित्रा ने शांत स्वर में कहा, बैठे रहो। जगमोहन ठिठका और सुमन मित्रा को देखकर सामान्य स्वर में कहा, आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ जगमोहन साहब, आपसे ही कह रहा हूँ। इंस्पेक्टर सुमन मित्रा ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। हमें पहले ही खबर थी कि तुम यहाँ आ रहे हो। ये रेस्टोरेंट पुलिस के घेरे में है और टेबल के नीचे मेरी रिवॉल्वर तुम्हारी तरफ है।
मेरे ख्याल में तुम हालात बाखूबी समझ गए होगे कि अब तुम बच नहीं सकते। कोई कोशिश की तो मारे जाओगे। जगमोहन ठगा सा बैठा रह गया। काटो तो खून नहीं, ऐसे हालातों की उसने कल्पना भी नहीं की थी। मन में पहला विचार यही आया कि अच्छा हुआ देवराज चौहान उसके साथ नहीं आया। तभी सब इंस्पेक्टर अनुज दयाल जगमोहन की बगल में आ बैठा। जगमोहन ने उसे देखा। अनुज दयाल ने रिवाल्वर निकालकर जगमोहन की कमर से लगा दी। जगमोहन को समझते देर न लगी कि यहाँ सच में पुलिस का घेरा पड़ चुका है। ये लोग तैयारी से आए हैं। उसकी निगाह रेस्टोरेंट में घूमी। हर कोई अपने में मस्त था। किसी को यहाँ की कोई खबर नहीं थी। अपने दोनों हाथ पीछे कर लो, इंस्पेक्टर सुमन मित्रा ने कहा। तुम्हें हथकड़ी लगाई जाएगी। तुमसे शराफत से इसलिए बात हो रही है कि हम रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों को डराना नहीं चाहते। वैसे तुम्हें गोली मारकर मुझे खुशी होगी। तुमने मुझे पहचाना कैसे? मुखबिर ने तुम्हारी अखबार में छपी पुरानी तस्वीर दी थी मुझे। उसमें उससे थोड़ी बहुत दिक्कत तो आई, पर पहचान लिया तुम्हें। मुझे हैरानी है कि किसी को पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। इन्हीं बातों की खबरें तो मुखबिर हासिल करते हैं। चलो हाथ पीठ की तरफ करो, कहकर सुमन मित्रा उठा और पीठ पीछे पैंट में फंसी हथकड़ी निकाल ली और रिवाल्वर जेब में रख ली। सब इंस्पेक्टर अनुज दयाल ने सावधानी से जगमोहन की कमर से रिवाल्वर लगा रखी थी। हथकड़ी रहने दो, जगमोहन कह उठा। ये बताओ कितना पैसा चाहिए? पैसा यहीं पहुंच जाएगा 1 घंटे में। कम ही रकम बताना। मुझे ना तो ज़्यादा चाहिए ना ही कम, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, इंस्पेक्टर सुमन मित्रा ने कहा और आगे बढ़कर जगमोहन के हाथ पीछे करके हथकड़ी लगाने लगा। सब इंस्पेक्टर अनुज दयाल जगमोहन की कमर में सतर्कता से रिवाल्वर लगाए रहा। मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दे सकता हूँ, जगमोहन ने बेचैनी से कहा। कितनी? हथकड़ी लगाता सुमन मित्रा बोला। 1 करोड़। मैं इसे बड़ी रकम नहीं मानता। 2 करोड़, ये भी छोटी है। 3 करोड़। अपने साथ साथ डकैती मास्टर देवराज चौहान की कीमत नहीं लगाओगे? देवराज चौहान की कीमत? जगमोहन के माथे पर बल पड़े। तुम हाथ में आ गए हो तो देवराज चौहान भी जल्दी हाथ आएगा। मालूम है मुझे कि तुम उसके बहुत खास हो। तुम उल्लू के पट्टे हो, जगमोहन ने दांत भींच कर कहा। कह लो, इस वक्त तुम जिस स्थिति में हो उसमें मैं भी होता तो यही कहता। हथकड़ी लग चुकी थी। 5 करोड़ दूंगा अभी। मेरे एक फ़ोन पर घंटे भर में पैसा यहाँ आ जाएगा, जगमोहन कह उठा। उठो दयाल, ले चलो इसे, सुमन मित्रा ने कहा। तुम समझते क्यों नहीं? मैं 5 करोड़, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। तुम पुलिस वाले हो और कहते हो कि बिकाऊ नहीं हो। लगता है आज तक तुम्हारा वास्तव बिकाऊ पुलिस वालों से ही पड़ा है, मेरे जैसों से नहीं पड़ा। अनुज दयाल उठ चुका था। रिवाल्वर उसके हाथ में था। उसने जगमोहन की बाँह पकड़कर उठाया। जगमोहन के दोनों हाथ पीठ की तरफ हथकड़ी में जकड़े हुए थे। उनके खड़े होते ही आसपास मौजूद सादे कपड़ों में पुलिस वाले पास आ पहुंचे। जगमोहन को उन्होंने घेरे में ले लिया। जगमोहन खुद को बुरा फंसा महसूस कर रहा था। मैं तुम्हें 10 करोड़ दे सकता हूँ, जगमोहन ने होंठ भींच कर कहा। 10 तो क्या, तुम 20 भी दोगे। बहुत डकैतियाँ डाली हैं तुमने देवराज चौहान के साथ, इंस्पेक्टर सुमन मित्रा ने कड़वे स्वर में कहा। बहुत पैसा है तुम लोगों के पास, लेकिन मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। ले चलो इसे। कहने के साथ ही उसने जगमोहन के कपड़ों की तलाशी ली। जेब से रिवाल्वर मिला, जो कि उसने अपनी जेब में डाल लिया। जगमोहन पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया था। जोशी एंड जोशी एसोसिएट्स मुंबई की क्रिमिनल लॉयरों फौजदारी मामलों की मशहूर फर्म थी। सुमित जोशी और प्रदीप जोशी मालिक थे इस फर्म के। मुंबई के अलावा हिंदुस्तान के हर बड़े शहरों में इनका ऑफिस था। मोटी तनख्वाहों पर चुन चुनकर वकीलों को अपनी फर्म में जमा कर रखा था। हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती यानी कि अपराध कैसा भी हो, अदालत में केस लड़ते थे और अपने क्लाइंट को बाइज्जत बरी करवाते थे। बदले में क्लाइंट से मोटा पैसा लेते थे। इस फर्म के क्लाइंट देश के बड़े बड़े इज्जतदार लोग भी थे और अंडरवर्ल्ड के खतरनाक दम वाले पहुंच वाले लोग भी थे। आमतौर पर यह बात मशहूर थी, जो अपराधी इनकी फीस देकर इस फर्म का क्लाइंट बन गया वो समझो बच गया। 20 सालों से जोशी एंड जोशी एसोसिएट्स का अंडरवर्ल्ड में नाम था, पुलिस में नाम था।
सुमित जोशी 55 साल का था और प्रदीप जोशी 53 का। कहने को ये दोनों वकील थे, परंतु बेहद खतरनाक माने जाते थे। आमतौर पर कोई भी जोशी एंड जोशी एसोसिएट्स से पंगा नहीं लेता था, बेशक उनमें पुलिस वाले हों या जज हों। सुना जाता है कि वकीलों की यह फर्म जजों से अपने पसंदीदा फैसले ही करवाती थी, या फिर इस फर्म को यूं भी कहा जा सकता है कि काले कोट वाली सरकारी मान्यता प्राप्त अपराधियों की संस्था थी ये। इस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे। सुमित जोशी जेल में प्रभाकर से मिला। प्रभाकर का मुंबई अंडरवर्ल्ड में नाम था। अपने चचेरे भाइयों और बेटे के साथ मिलकर तूफान मचा रखा था अंडरवर्ल्ड में। 3 साल पहले पकड़ा गया। सबूतों के साथ पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश किया। उसके बाद से अब तक कोर्ट में केस चल रहा है। प्रभाकर की जमानत तक नहीं हो पाई थी। वो जेल में पड़ा छटपटा रहा था। मुलाकाती कक्ष में दोनों की मुलाकात हुई। तुमने मुझे ही क्यों बुलवाया? सुमित जोशी ने प्रभाकर से कहा। तेरे पांव घिसते हैं कि यहाँ तक आते हुए? प्रभाकर ने उसे घूरा। ऐसी बात नहीं, सुमित जोशी मुस्कुराकर बोला। मैंने तेरे को 10 करोड़ फीस का दिया है और आज़ाद होने पर 10 करोड़ और देना है। प्रभाकर ने कहा। हाँ, तू अपने को बहुत बड़ा वकील कहता है। मैं नहीं कहता, दुनिया कहती है कि हमारी फर्म। बकवास मत कर, तुम दोनों भाई चोर हो। चोर? सुमित जोशी का चेहरा शांत रहा। क्या किया तूने और तेरे भाई ने? 10 करोड़ लेकर 3 साल से जेल में सड़ रहा हूँ और काम चल रहा है। भाड़ में गया तेरा काम, प्रभाकर गुर्राया। तुम्हारे खिलाफ बहुत संगीन चार्ज हैं। 2 मुकदमों से मैं तुम्हें बरी करा चुका हूँ, बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। मेरी वजह से ही अभी तक तुम बचे हुए हो, वरना पुलिस तो। चुप कर साले कुत्ते की औलाद। सुमित जोशी चुप कर गया। प्रभाकर के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। तूने मेरे से ये कहकर 25 करोड़ रुपया लिया था कि जज मांग रहा है सब ठीक करने का। हाँ, मैंने 25 करोड़ जज को। बकवास मत कर, वरना अभी तेरे को तेरी माँ के पास पहुंचा दूंगा कमीने। तूने जज को 1 पैसा भी नहीं दिया। मेरे बेटे ने जज से बात की, पता किया, और तू कहता है कि तूने दिया। प्रभाकर से झूठ बोलता है। सुमित जोशी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी। 25 करोड़ खा गया तू? तूने क्या सोचा कि प्रभाकर का माल तू हजम कर जाएगा? प्रभाकर, तुम मेरी बात। चुप हो जा, प्रभाकर गुर्राया, वरना शाम तक तेरी लाश कहीं पड़ी होगी। सुमित जोशी ने गहरी सांस लेकर मुंह घुमा लिया। जिंदा रहना चाहता है या मरना चाहता है तू? प्रभाकर ने पूछा। कैसी बातें कर रहा? कान खोलकर सुन। बहुत हो गया, तेरे से मीठी बातें बहुत कर ली। अब मैं ऐसे ही बात करूंगा जैसे अब कर रहा हूँ। तू जिंदा रहना चाहता है या मरना? जिंदा, सुमित जोशी ने फंसे स्वर में कहा। तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल। मैं? सुमित जोशी चौंका। मैं बाहर निकालूं? मैं तो वकील हूँ। मैं जानता हूँ कि तू कैसा हरामी वकील है। कुत्तों से भी गया गुजरा है तू। अगर तूने मुझे बाहर नहीं निकाला तो मैं अपने बेटे को कह दूंगा, वो तुम दोनों भाइयों को गोली से भुनवा देगा। अच्छा बुरा सोच ले। मेरे बाहर आने का प्लान मेरे बेटे के पास है, उससे बात कर, वरना तू तो गया। प्रभाकर, तुम? सुमित जोशी ने कहना चाहा। दफा हो जा, प्रभाकर ने दरिंदगी से कहा। मुझे बाहर निकाल, वरना तू गया। वो शाम बीती, रात भी निकल गई। देवराज चौहान को जगमोहन की चिंता हुई। अगर सब कुछ ठीक रहता तो जगमोहन उसे फ़ोन पर खबर अवश्य दे देता कि वो रात को नहीं आएगा, परंतु उसकी कोई खबर नहीं आई थी। ये खटकने वाली बात थी। अगली सुबह देवराज चौहान बंगले से बाहर निकला। कुछ दूर मार्केट में कार रोकी और वहाँ से पीसीओ से जगमोहन के मोबाइल पर फ़ोन किया। अपने फ़ोन या बंगले पर मौजूद फ़ोन से फ़ोन करना उसने इसलिए ठीक न समझा कि गड़बड़ होने की स्थिति में उसका नंबर कोई नहीं जान पाएगा। फौरन ही दूसरी तरफ बेल हुई। हेलो। अगले ही पल कानों में अनजान आवाज़ पड़ी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी, होठ भिज गए। हेलो हेलो, उधर से आता वो स्वर फिर कानों में पड़ा। कौन हो तुम? देवराज चौहान ने पूछा। तुम कौन हो? जिसका ये फ़ोन है उससे मेरी बात कराओ। देवराज चौहान बोला। तुम देवराज चौहान तो नहीं? उधर से कहा गया। देवराज चौहान से कुछ कहते न बना। जवाब दो, क्या तुम देवराज चौहान हो? तुम अपने बारे में बताओ।
मैं इंस्पेक्टर सुमन मित्रा हूँ। अगर तुम देवराज चौहान हो तो सुन लो कि जगमोहन पुलिस के पास है। हम उसे कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। हमें हर हाल में पूछताछ के लिए रिमांड मिल जाएगी। बहुत जल्द जगमोहन पुलिस को बताएगा कि तुम कहाँ मिलोगे। अब तुम बच नहीं सकते। जगमोहन की तरह तुम भी जल्द ही कानून के हाथों में होगे। अगर तुम सच में पुलिस वाले हो तो हम सौदा कर सकते हैं। देवराज चौहान ने होंठ भींच कर कहा, सच में? क्या तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है? मैं तुम्हें बहुत अच्छा पैसा दे सकता हूँ जगमोहन को छोड़ने का। 10 करोड़ तो जगमोहन ने लगा दिया था। तुम क्या लगाते हो? उधर से सुमन मित्रा ने कहा, 20 करोड़। बात नहीं बनेगी। क्या चाहते हो मुंह से बोलो। मैं बिकाऊ हूँ ही नहीं देवराज चौहान, और तुम भी बचने वाले नहीं। देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। चेहरे पर सख्ती आ गई थी। कॉल के पैसे देकर वो पीसीओ बूथ से निकला और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसे मालूम था कि कुछ ही देर में पीसीओ बूथ पर पुलिस पहुंच जाएगी उसकी तलाश में। कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई और सिगरेट सुलगा ली। जगमोहन जाने कैसे पुलिस के हाथों में जा फंसा था। ये परेशानी वाली बात थी। चाहे जैसे भी हो, उसे हर हाल में पुलिस के हाथों से छुड़ाना था। उसके बाद देवराज चौहान दिन भर व्यस्त रहा। जगमोहन के बारे में जानकारी हासिल करता रहा। दोपहर बाद तक जगमोहन के बारे में पूरी जानकारी उसके पास थी। जगमोहन को पुलिस के सख्त घेरे में सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने 10 दिन के लिए जगमोहन को रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस जगमोहन को सीधा पुलिस हेडक्वार्टर ले गई थी। देवराज चौहान जानता था कि पुलिस सख्ती के साथ जगमोहन से पेश आएगी, यातना भी दी जाएगी। देवराज चौहान परेशान हो उठा था। उसने सोहनलाल को फ़ोन किया, कई बार किया, परंतु उसका फ़ोन नहीं लगा। हर बार स्विच ऑफ आता रहा। सप्ताह पहले ही देवराज चौहान और जगमोहन ने सोहनलाल और नानिया की शादी कराई थी। नानिया के बारे में जानने के लिए पढ़ें ये 3 उपन्यास, जथुरा, पोते बाबा और महाकाली। शायद शादी के बाद सोहनलाल नानिया के साथ हनीमून के लिए कहीं निकल गया था और अपना फ़ोन बंद कर दिया था कि कोई डिस्टर्ब न करे। देवराज चौहान समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। आखिरकार देवराज चौहान ने इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े को फ़ोन किया। ऑफिस का ही नंबर था देवराज चौहान के पास, पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर। वहाँ इंस्पेक्टर शाहिद खान से बात हुई। पता चला कि वानखेड़े किसी केस के सिलसिले में मुंबई से बाहर था। कोई फ़ायदा ना हो पा रहा था, जबकि देवराज चौहान जगमोहन को टार्चर होने से बचाना चाहता था। देवराज चौहान की भागदौड़ जारी रही। अगले 2 दिन कैसे बीत गए उसे पता ही न चल सका। पता चला कि जगमोहन को सख्त पहरेदारी में पुलिस हेडक्वार्टर में रखा गया है। वहां तक हर कोई पुलिस वाला नहीं पहुंच सकता। ये सब बातें उसने एक पुलिस वाले को नोट देकर पता की। पूछने पर उसने कहा कि जगमोहन को बाहर नहीं निकाला जा सकता, पुलिस उस पर बहुत ध्यान दे रही है। साथ ही उसने एक सलाह दी। सलाह थी कि अगर तुम जगमोहन को बचाना चाहते हो तो जोशी एंड जोशी एसोसिएट्स वकीलों की फर्म में जाओ। जगमोहन के लिए कुछ हो सकता है तो वो वकील ही करेंगे। देवराज चौहान को वकीलों पर भरोसा नहीं था। जगमोहन का मामला था। देवराज चौहान जगमोहन को खुद ही बाहर निकाल लाना चाहता था, परंतु सब बातें जानने के पश्चात जगमोहन तक पहुंच पाना संभव नहीं लग रहा था। जब से जगमोहन के पुलिस के हाथों में पड़ने के बारे में जाना था, तब से उसकी नींद, खाना पीना सब हराम हो गया था। कोई और रास्ता न पाकर देवराज चौहान ने जोशी वकील भाइयों से बात करने की सोची, जबकि उसका दिल कह रहा था कि वकील इस बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जगमोहन का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। परंतु इस वक्त तो जैसे डूबते को तिनके के सहारे वाली बात थी। कुछ और नहीं तो जोशी वकील भाई ही सही, दिल को इस बात की तसल्ली तो रहेगी कि वो जगमोहन को बचाने के लिए कुछ तो कर रहा है। अगली सुबह ठीक 10 बजे देवराज चौहान जोशी एंड जोशी एसोसिएट्स जा पहुंचा। मेकअप में था देवराज चौहान। बदन पर खादी का सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन रखा था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूछें थी। आंखों पर सफ़ेद शीशे का चश्मा पहन रखा था। कंधे पर थैले जैसा लटकता झोला था। पाँवों में लेदर की चप्पलें थीं। एक ही निगाह से देखने पर किसी नेता का चमचा लगता था।
रिसेप्शन पर एक खूबसूरत युवती से बात हुई, वकील साहब से मिलना है, देवराज चौहान बोला। युवती ने सिर आगे करके देवराज चौहान को सिर से पांव तक देखा, फिर पूछा, क्या काम है? किसी केस के सिलसिले में बात करनी है। वकील साहब की फीस बहुत ज़्यादा है, तुम नहीं दे सकते, वो बोली। किसी और वकील के पास जाओ। मैं फीस दे दूंगा, युवती ने बुरा सा मुंह बनाया। तभी वहां से 23-24 बरस का युवक निकला तो युवती ने उससे कहा, राकेश, इन साहब की बात सुन लो, किसी केस के बारे में बात करना चाहते हैं। राकेश देवराज चौहान के पास पहुंचा। इनसे बात नहीं करनी मुझे, मुझे तो प्रदीप जोशी, सुमित जोशी से मिलना है। इस वक्त ऑफिस खाली है, वकील साहब कोर्ट गए हैं, 3 बजे के बाद लौटेंगे, आकर मिल लेना, युवती ने कहा। देवराज चौहान ने आंखों पर चढ़ा चश्मा ठीक करते हुए कहा, कौन सी कोर्ट गए हैं? मैं वहाँ तुमसे कोई बात नहीं करेगा। उधर 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती उन्हें, यहाँ 3 के बाद आना। राकेश नाम का युवक चला गया। मैं बैठकर इंतजार कर लूँगा, देवराज चौहान ने कहा। मतलब कि तुम 5 घंटे यहीं बैठोगे मेरे सामने? युवती हड़बड़ाई। तुम्हें इनकार है? हाँ, मैं तुम्हें नहीं बैठने दूंगी। बाहर फुटपाथ पर जाकर बैठ जाओ, 3 बजे ही भीतर आना। देवराज चौहान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। ठीक है, मैं 3 बजे आ जाऊंगा। युवती ने चैन की गहरी सांस ली। देवराज चौहान जोशी एंड जोशी एसोसिएट्स के ऑफिस से बाहर निकल आया। फ़ोन निकालकर उस पुलिस वाले का नंबर मिलाया जो उसे भीतर की खबरें दे रहा था। जगमोहन किस हाल में है? देवराज चौहान ने पूछा। वो ठीक है, पुलिस बराबर उससे पूछताछ कर रही है। अभी तक तो आराम से पूछताछ कर रही है। आराम से? देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। हाँ, टार्चर नहीं किया गया अभी तक। पुलिस चाहती है कि वो आराम से सब कुछ बता दे, परंतु वो मुंह नहीं खोल रहा। अभी तो तीसरा दिन ही है। मेरे ख्याल से 5 दिन बीत जाने पर ही पुलिस उस पर कुछ सख्ती करेगी। कौन पूछताछ कर रहा है उससे? कई हैं, सब पूछताछ में एक्सपर्ट हैं। उसे मुंह खोलना ही पड़ेगा। पुलिस जो चाहती है बताना ही पड़ेगा। वो नहीं बताएगा। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? जगमोहन के बारे में खबर पाकर मुझे देते रहो और मुझसे नोट लेते रहो। फ़ोन पर तुम मुझे कैसे नोट दोगे? मिलकर दूंगा, जो पहले दिए हैं। पहले उनकी कीमत तो चुका दो। ठीक है, कोई नई बात हुई तो तुम्हें फ़ोन करूंगा। देवराज चौहान ने फ़ोन बंद करके कुर्ते की जेब में रखा। जगमोहन की वजह से उसकी परेशानी चरम सीमा पर थी। देवराज चौहान ने जोशी एंड जोशी एसोसिएट्स के ऑफिस पर निगाह मारी। कुछ पल सोचता रहा, फिर दरवाजे के बाहर खड़े चौकीदारों के पास जा पहुंचा। क्या है साहब जी? एक चौकीदार बोला। अभी तो आप भीतर गए थे। हाँ, वकील साहब तो 3 बजे के बाद मिलते हैं, सुबह कोर्ट जाते हैं, दूसरे चौकीदार ने कहा। ये कैसे वकील हैं? देवराज चौहान ने पूछा। धांसू वकील हैं, एक मुस्कुराकर बोला। पुलिस से, जजों से, अपराधियों से सबसे याराना है। जो काम कोई नहीं कर सकता उस काम को हमारे वकील साहब चुटकियों में कर देते हैं, पर फीस तगड़ी लेते हैं। दूसरा कह उठा। तुम्हारा कोई केस है क्या? देवराज चौहान उनके पास से हट गया। शाम के 6 बज रहे थे। रिसेप्शनिस्ट देवराज चौहान को कई बार कह चुकी थी कि आप भीतर जाकर वकील साहब से मिल सकते थे, परंतु हर बार देवराज चौहान का यही कहना था कि मैं सबसे अंत में मिलूंगा, क्योंकि मेरी बातचीत लंबी हो सकती है। वहाँ और भी कई मुलाकाती बैठे थे। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बारी बारी भीतर भेज रही थी। तभी 2 आदमी भीतर पहुंचे और बिना किसी से बात किए वकील के कमरे में जा घुसे। रिसेप्शनिस्ट ने भी उन्हें रोकने की चेष्टा नहीं की। 10 मिनट बाद वो वकील के कमरे से आए और बाहर निकल गए। अब सिर्फ 2 मुलाकाती ही बचे थे। 7:30 बजे तक वकील से मिलने वाला और कोई नहीं बचा था। अब आप भीतर जाइए, रिसेप्शनिस्ट बोली, ताकि मैं भी जाऊं। देवराज चौहान उठा और आगे बढ़कर वकील के कमरे का दरवाज़ा धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया। सुमित जोशी ही बैठा था। बड़ी सी टेबल के पीछे टेबल पर फाइलें, किताबें व अन्य सामान मौजूद था। वो थका थका सा लग रहा था। उसने देवराज चौहान को ऊपर से नीचे तक देखा। देवराज चौहान ने आंखों पर चढ़ा प्लेन ग्लास का चश्मा ठीक किया। और कितने हैं बाहर? सुमित जोशी ने पूछा। कोई नहीं, मैं आखिरी हूँ, देवराज चौहान बोला। शुक्र है,
लोगों से मिलकर और जवाब देते देते मैं थक गया हूँ। तुम ही वो हो जो सुबह से मेरे ऑफिस के गिर्द मंडरा रहे हो और सबसे अंत में मुझसे मिलना चाहते थे। मेरी रिसेप्शनिस्ट ने ये बात बताई थी मुझे। मैं ही हूँ वो। कहते हुए देवराज चौहान कुर्सी पर आ बैठा। किसी नेता के पास काम करते हो? नहीं। तुम्हारे कपड़े और कंधे पर लटके थैले को देखकर तो यही लगता है। अब काम की बात करो। मेरा नाम सुरेंद्र पाल है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूंगा। मैं सिर्फ उसी का ध्यान रखता हूँ जिसके पास नोट हों। नोट तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लगता कि मुझे नोट मिलेंगे। मैं पैसे पहले लेता हूँ, पहले ही दूंगा। किया क्या है तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने देवराज चौहान का नाम तो सुना ही होगा। देवराज चौहान एक ही है जिसका नाम मैंने सुन रखा है। देवराज चौहान डकैती मास्टर, वो ही। उसका साथी जगमोहन के बारे में भी सुन रखा है। आगे कहो। जगमोहन पुलिस के हाथों में पड़ गया है। सुमित जोशी की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। मुंबई में? हाँ, 2 दिन पहले वो पुलिस के हाथों में पड़ा। इस वक्त पुलिस ने उसे रिमांड पर ले रखा है। क्या नाम बताया तुमने अपना? सुरेंद्र पाल। सुरेंद्र पाल। सुमित जोशी ने सिर हिलाया। तो जगमोहन पुलिस के हाथों में पड़ गया? हाँ, उसे निकालना है। रिमांड पर पुलिस वाले जगमोहन का बुरा हाल कर देंगे। सुमित जोशी खामोश रहा। उसे बाहर निकालने के बदले तुम जो रकम कहोगे मैं दूंगा। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि तुम ही डकैती मास्टर देवराज चौहान हो? सुमित जोशी कह उठा। हाँ, मैं ही देवराज चौहान हूँ। सुमित जोशी ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा। मैं कभी कभी सोचा करता था कि डकैती मास्टर देवराज चौहान मेरे पास आएगा कि नहीं। मेरी सोचें सच हो गई। काम की बात करो। चिंता मत करो, तुम मेरे पास आ गए हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जरा अपना चेहरा तो दिखाओ, मेकअप उतारो अपना। इस वक्त तुम अपने दोस्त के पास हो, चेहरा तो दुश्मनों से छिपाया जाता है। देवराज चौहान ने शराफत से चेहरे पर लगी दाढ़ी, मूछ और चश्मा उतार दिया। वाह, कितना अच्छा है तुम्हारा चेहरा। सुमित जोशी खुलकर मुस्कुराया। तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचवाकर अपने ऑफिस में लगा लूं तो मेरा रौब बढ़ जाएगा, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस मुझे परेशान कर देगी। देवराज चौहान दाढ़ी मूछ पुनः अपने चेहरे पर लगाने लगा। तो तुम जगमोहन को पुलिस के हाथों से निकालना चाहते हो? हाँ, पर यह काम आसान नहीं लगता। जगमोहन तुमसे जो जुड़ा है। मैंने तो सुना है कि तुम्हारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। गलत सुना है। दिक्कतें तो सबके सामने आती हैं। तुम एक बात तो मुझे बताओ। क्या? नंबर 1 डकैती मास्टर हो। तुम्हारे ढेरों कमाल मैं अखबारों में पढ़ चुका हूँ। तुम तो आंखों के सामने से दौलत उड़ाकर गायब हो जाते हो। तुम्हारे लिए तो मामूली बात है जगमोहन को वहाँ से निकाल लाना। मामूली नहीं है। वो कैसे? क्योंकि जगमोहन का नाम मेरे साथ जुड़ा है। पुलिस ने उस पर सख्त पहरा लगा रखा है। वो पुलिस हेडक्वार्टर में है। मैं उसे वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। बहुत सोच समझकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। लोगों से सुना है कि तुम काबिल क्रिमिनल वकील हो। जगमोहन ताज़ा ताज़ा पुलिस के हाथ में आया है। 10-20 दिन तो उस पर सख्त नज़र रखी जाएगी। उसके बाद पुलिस वाले आदतन उसके प्रति लापरवाही बरतने लगेंगे। तब तुम उसे वहाँ से निकालने की चेष्टा कर सकते हो। 10-20 दिन? देवराज चौहान ने सुमित जोशी की आंखों में देखा। इतने दिनों में तो पुलिस वाले जगमोहन का बुरा हाल कर देंगे। सुमित जोशी मुस्कुराया। देवराज चौहान ने सिगरेट निकालकर सुलगा ली। कुछ पल वहाँ खामोशी रही। तुम कुछ करो, जगमोहन को पुलिस के हाथों से निकालो। मैं तुम्हें दौलत के ढेर पर बिठा दूंगा, देवराज चौहान ने कहा। सुमित जोशी ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया और बोला, मेरे साथ एक पैग लेना पसंद करोगे? मैं थकान महसूस कर रहा हूँ। ज़रूर लूँगा। सुमित जोशी ने टेबल के नीचे का ड्रार खोला और नमकीन का बड़ा सा पैकेट, बोतल और 2 गिलास निकाले। विस्की के गिलास तैयार करके एक देवराज चौहान की तरफ सरकाया, दूसरा खुद थामे घूंट भरा। देवराज चौहान ने गिलास उठाकर घूंट भरा। तुमने अभी तक कुछ कहा नहीं, देवराज चौहान बोला। सच बात तो यह है कि अभी तक मैं मन ही मन इस बात का जश्न मना रहा हूँ कि मेरे सामने डकैती मास्टर देवराज चौहान बैठा है। तुम्हारी गोद में बैठूं? कुर्सी पर ही ठीक हो तुम। सुमित जोशी हंसा और घूंट भरा। तभी पीछे को लगता दरवाज़ा खुला और एक आदमी ने भीतर प्रवेश किया।
देवराज चौहान की निगाह उस पर गई। एक ही निगाह में देवराज चौहान उसे पहचान गया कि वो सुमित जोशी का भाई प्रदीप जोशी है। दोनों के चेहरे भाई होने के नाते मिल रहे थे। देवराज चौहान ने घूंट भरा। तभी सुमित जोशी कह उठा, इससे मिलो प्रदीप, ये देवराज चौहान है, डकैती मास्टर। खूब, प्रदीप जोशी के होठों से निकला। देवराज चौहान को देखकर हाथ बढ़ाया। तुमसे मिलकर खुशी हुई देवराज चौहान। देवराज चौहान ने उससे हाथ मिलाया। क्या मामला है? प्रदीप जोशी ने सुमित जोशी से पूछा। इसका साथी जगमोहन पुलिस के हाथों में पड़ गया, उसे छुड़ाना है, सुमित जोशी बोला। पोजीशन क्या है? रिमांड पर है। केस किसके हाथ में है? प्रदीप जोशी ने पूछा। इंस्पेक्टर सुमन मित्रा इस मामले को संभाल रहा है, देवराज चौहान ने बताया। रखा कहाँ है जगमोहन को? पुलिस हेडक्वार्टर में। फिर तो झंझट है, हमारी नहीं चलने वाली। हम तो अब इस मामले को अदालत में ही संभाल सकते हैं देवराज चौहान। तब तक पुलिस वाले जगमोहन का बुरा हाल कर देंगे। देवराज चौहान अपने शब्दों पर जोर देकर बोला। सुमित और प्रदीप की नजरें मिली। जगमोहन बेशक 6 महीने पुलिस के पास रहे, परंतु उसे कोई तकलीफ न हो, देवराज चौहान ने पुनः कहा। सुमित जोशी, प्रदीप जोशी की नजरें पुनः मिली। भूरे लाल को फोन लगा, सुमित जोशी बोला। ये इंतजाम तो हम अभी कर सकते हैं। प्रदीप जोशी ने उसी पल टेबल पर रखे फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। उसी क्षण फोन बज उठा। प्रदीप जोशी ने रिसीवर उठाया। हेलो सालों, मैं जिम्मी बोल रहा हूँ। उधर से गुस्से से भरी आवाज़ कानों में पड़ी। 1 मिनट। प्रदीप जोशी ने फोन पुलिस सुमित की तरफ बढ़ाया। जिम्मी का फ़ोन है। सुमित के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव उभरे। रिसीवर पकड़कर कान से लगाया। जिम्मी कैसे हो? सुमित जोशी कह उठा। मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला। कमीने कुत्ते, 2 दिन हो गए तुझे मेरे बाप से मिले। जेल में मिलने गया था तू, उन्होंने तेरे को कुछ समझाया था। तेरे को तुरंत मेरे को फ़ोन करना चाहिए था, परंतु तूने नहीं किया। तू गुस्सा क्यों होता है? मैं तेरे को फ़ोन करने ही। चुप कर साले। सुमित खामोश हुआ। गिलास उठाकर घूंट भरा। मेरा बाप तो कहता है कि तुम्हें खत्म कर दिया जाए। प्रभाकर की बात की परवाह मत करो। जेल में बैठा हर इंसान गुस्से से भरा होता है। वो अपनी जगह ठीक भी होता है। उसकी आज़ादी जो छिन गई है। तुम्हें मुझसे आराम से बात करनी। मेरे बाप ने तेरे को क्या बोला? यही कि उसके बेटे जिम्मी के और उसके दोनों भाइयों के पास उसे बाहर निकालने की योजना। तो तू मुझसे मिला क्यों नहीं? आराम से बात कर, सब समझाता हूँ। समझा? मैं प्रभाकर का केस लड़ रहा हूँ। मैंने इस केस पर बहुत मेहनत की है। इस तरह जेल से भागकर मेरी मेहनत पर पानी मत फेरो। भाड़ में गई तेरी बातें। मेरे बाप को बाहर निकालना है। ज़रूरी है उसे जेल से भगाना? बहुत ज़रूरी है। उसे जेल से नहीं निकाला तो मैं तेरे को गोलियों से भून दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं तेरा प्लान जानना चाहता हूँ। ये मत भूलना कि मैं वकील हूँ, तुम्हारी तरह अपराधी नहीं। जो कमीने, तू तो हमसे बड़ा हरामी है। 25 करोड़ तेरे को दिए जज को देने के लिए, और वो तूने हड़प लिए। जज से पूछा तो वो कहता है कि उसे फूटी कौड़ी नहीं मिली। लगता है तू अब जीना नहीं चाहता। जज झूठ बोलता है। मैंने उसे गोली मारूं? आऊं तेरे पास? उधर से जिम्मी की फाड़ खाने वाली गुर्राहट सुनाई दी। सुमित जोशी गहरी सांस लेकर रह गया। तेरे जैसा कुत्ता मैंने दूसरा नहीं देखा। ये बता मुझे करना क्या होगा? सुमित जोशी ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। मेरा प्लान सुन। और फोन पर मेरे से मिल। कल सुबह 10 बजे वहीं पर पहुंच जहां हम पिछली बार मिले थे। नहीं पहुंचा तो समझ तू मर गया। मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तेरा बाप भी आएगा। क्या तुम्हारे प्लान में मेरी कहीं पर ज़रूरत पड़ती है? हाँ, 25 करोड़ तू मुफ्त में हजम नहीं कर सकता, उसकी वसूली देनी ही होगी। मैं कल सुबह 10 बजे वहीं पर पहुंच जाऊंगा। उधर से जिम्मी ने रिसीवर रख दिया था। सुमित जोशी ने भी रिसीवर रखा और प्रदीप को देखा। क्या हुआ? बुलाया है, प्रभाकर को बाहर निकालने की योजना बताएगा। लफड़ा है ये तो। वो 25 करोड़ वसूलना चाहता है। सब कमीने हैं। सुमित जोशी ने गहरी सांस लेकर देवराज चौहान को देखा, फिर मुस्कुराकर कह उठा। बहुत बुरा लगता है जब कोई बड़ा दादा रिवाल्वर लेकर मेरे ऑफिस में घुस आता है या फ़ोन पर जान से मारने की धमकी देता है। सहना पड़ता है सब। यही तो धंधा है अपना, बुरा धंधा है। तुम किसी भूरे लाल को फ़ोन करने वाले थे, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। प्रदीप जोशी ने फौरन रिसीवर उठाया।
और नंबर मिलाया, बात हो गई। कैसा है भूरेलाल? प्रदीप जोशी ने मीठे स्वर में पूछा। बहुत बढ़िया। तुम लोग कभी मेरे लायक कोई सेवा बताओ। उधर से कहा गया। तेरा भतीजा कैसा है? बांध के रखा है ना? अब फिर रेप कर दिया तो समस्या आ जाएगी। ठीक है, वो अब समझ आ गई है उसे, सुधर गया है। ये तो अच्छी बात है। लो सुमित से बात कर। सुमित जोशी ने रिसीवर थामा, बात की। पुलिसगिरी कैसी चल रही है कमिश्नर? तुम सुनाओ जोशी। प्रदीप से मैं कह रहा था कि मुझे भी कभी सेवा का मौका दो। सेवा करेगा? क्यों नहीं। देख कमिश्नर, बाद में तू कहे कि ये काम मेरे बस का नहीं है तो मुझे बुरा लगेगा। सुमित जोशी ने हंसकर कहा। देवराज चौहान की एकटक निगाह उस पर थी। कहकर तो देख, तुमने मेरे भतीजे को बचाया है जबकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे। मैं तो सेवा सुन। बोल। 2-3 दिन पहले डकैती मास्टर देवराज चौहान का साथी जगमोहन पुलिस के हाथों में पड़ गया है। इंस्पेक्टर मित्रा के पास है ये केस। उसी ने जगमोहन को पकड़ा है। इस वक्त जगमोहन रिमांड पर है और हेडक्वार्टर में रखकर उससे पूछताछ हो रही है। समझ गया। जगमोहन को बाहर निकालना है, तू कोई रास्ता निकाल। उधर से कमिश्नर भूरेलाल की आवाज़ नहीं आई। बंद हो गई बोलती? सुमित जोशी ने कहा। सोच रहा हूँ, ये तो समस्या वाला काम है सुमित। तू सेवा सेवा करता है, जब सेवा बताई तो पीछे हट गया। हमसे यारी महंगी पड़ती है कमिश्नर। तेरे भतीजे के केस में मैंने तेरे से एक भी पैसा नहीं लिया था, इसी आस पर कि तू कभी मेरे काम आएगा। कोशिश करता हूँ पहले मैं इस केस की पोजीशन देख लूँ, लेकिन सबसे पहले एक काम कर। वो क्या? रिमांड के दौरान जगमोहन को यातना न दी जाए, इस बात का इंतजाम कर। ये इंतजाम तो मैं अभी कर देता हूँ, समझो हो गया। अगर तू जगमोहन को वहाँ से भगा देता है तो ठीक ठाक नोट भी मिल सकते हैं। पहले मैं पोजीशन देखूंगा, उसके बाद तेरे से बात करूंगा। कल फ़ोन करता हूँ। रखता हूँ फ़ोन, कहकर सुमित जोशी ने रिसीवर रखा और देवराज चौहान से बोला। तुम्हारा काम हो गया। तुम चाहते थे कि पुलिस जगमोहन को यातना न दे, अब नहीं देगी। ये कमिश्नर सब ठीक कर लेगा। जगमोहन को वहाँ से बाहर निकालना है। इस बारे में कमिश्नर कल बात करेगा मेरे से। अगर वो कुछ न कर सका तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2 महीने में जगमोहन को आज़ाद करा दूंगा। सुमित जोशी ने कहा। कैसे? ये मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास हर तरह का रास्ता है। जगमोहन के अभी अदालतों के चक्कर लगने हैं। आने जाने के दौरान वो कभी भी भाग सकता है। जैसे कि अखबारों में लिखा होता है कि वो भाग गया तो भाग गया। यूं ही नहीं भागते, वो भगाए जाते हैं। जगमोहन भी भाग जाएगा, कम से कम उसके आज़ाद हो जाने का मैं दावा करता हूँ। शुक्रिया। सुमित और प्रदीप एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मुझे बताओ, इन सब कामों की मुझे कितनी कीमत देनी होगी? देवराज चौहान ने गिलास उठाकर उसे खाली किया। मेरी फीस देने में तुम्हें परेशानी हो सकती है, सुमित जोशी ने कहा। नोट बोलो, मुंह से निकालो। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। 3 दिन पहले मेरा बॉडीगार्ड यानी कि मेरा गनर रोड एक्सीडेंट में मारा गया। बुरा हुआ। मेरे को बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ती है, काम ही ऐसा है। मेरा कोई भी अपराधी क्लाइंट मुझे खुंदक में मारने की कोशिश कर सकता है। 2 बार ऐसा हुआ, परंतु अपने बॉडीगार्ड की वजह से मैं बच गया। इन दिनों तो वैसे भी मैं कुछ ज़्यादा ही परेशानी में फंसा हुआ हूँ। बॉडीगार्ड के बिना मैं खुद को असुरक्षित महसूस करता हूँ। सुमित जोशी शांत स्वर में कह रहा था। मेरा भाई केसों को संभालता है और मैं क्लाइंटों को। इसे कम खतरा रहता है और मुझे ज़्यादा, क्योंकि सबसे मिलना होता है। पता नहीं कब क्या हो जाए। मेरा बॉडीगार्ड तब भी मेरे पास रहता है जब मैं किसी क्लाइंट से मिलता हूँ। बहुत झंझट वाला काम है। देवराज चौहान की निगाह सुमित जोशी पर थी। मैं फीस की बात कर रहा था, देवराज चौहान ने कहा। मैं भी वही बात कर रहा हूँ, सुमित जोशी ने सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ कि 2 महीने में जगमोहन को ठीक ठाक पुलिस की कैद से बाहर निकाल दूंगा। ये काम मैं कैसे करूँगा वो मेरी सिरदर्दी है। तुम्हारी चिंता खत्म हो गई, क्योंकि कमिश्नर भूरेलाल ऐसा इंतजाम करने में लगा होगा कि जगमोहन को कोई यातना न दे। मुझे कैसे पता चलेगा कि जगमोहन को यातना नहीं दी जा रही? मेरी बात पर भरोसा करना चाहिए तुम्हें। जब जगमोहन आज़ाद हो जाए तो उससे पूछना। मेरी बात सच ना निकले तो कसूरवार मैं। ठीक है, अब मैं फीस के बारे में सुनना चाहता हूँ। 2 महीने,
जब तक जगमोहन आजाद नहीं होता तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। क्या? देवराज चौहान के होठों से निकला। ये ही मेरी कीमत है। सुमित जोशी ने गंभीर स्वर में कहा। इन दिनों मैं मुसीबतों के दौर से गुजर रहा हूँ। पता नहीं कब क्या हो जाए। मेरा बॉडीगार्ड रोड एक्सीडेंट में मारा गया। अगर तुम जैसा गुणी आदमी मेरी सुरक्षा के लिए मेरे साथ रहेगा तो मुझ में हिम्मत बंधी रहेगी। मेरा काम भी हो जाएगा और तुम्हारी फीस भी अदा हो जाएगी। इस काम में तुम किसी भी गनर को इस्तेमाल कर सकते, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा होगा। क्यों? मुझे बचाने में तुम्हारी अपनी दिलचस्पी होगी। मैं मर गया तो जगमोहन आज़ाद नहीं हो सकेगा, इसलिए तुम मुझे मरने नहीं दोगे। देवराज चौहान उसे देखता रहा। समझा करो देवराज चौहान, इन दिनों मैं तगड़ी मुसीबत में हूँ। 2-3 लोग मेरी जान ले लेना चाहते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तुम्हारे पास होने पर मैं खुद को सुरक्षित महसूस करूँगा। ये मेरी मजबूरी है तुम्हें ऐसी ऑफर देना। तुम्हारे आने से पहले ही मैं अपने बॉडीगार्ड को लेकर चिंतित था कि गुणी आदमी मुझे कहाँ मिलेगा। भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। ऐसी बात है तो मैं किसी को तुम्हारी सुरक्षा पर लगा देता। किसी को नहीं, तुम ही। 2 महीने तुम मुझे सुरक्षा दोगे। मेरे पास अपने काम हैं, मैं व्यस्त हूँ। और फिर तो तुम्हें जगमोहन का मामला किसी और के पास ले जाना होगा, सुमित जोशी ने कहा। यह जरूरी है बीच में? देवराज चौहान बोला। ऐसा ही समझ लो, मैं सच में मजबूर हूँ। तभी प्रदीप जोशी कह उठा। देवराज चौहान, सिर्फ 2 महीने की बात है। जगमोहन को हम आज़ाद करा देंगे। ये सस्ता सौदा है तुम्हारे लिए। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। गिलास खाली हो गया तुम्हारा, सुमित जोशी ने कहा। मैं एक और पैक तैयार, रहने दो, देवराज चौहान ने कहा। नाराजगी है क्या? मैं और नहीं लूँगा, देवराज चौहान उठते हुए बोला। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने को तैयार हूँ। सुमित जोशी का चेहरा खिल उठा। प्रदीप जोशी भी मुस्कुरा पड़ा। खूब, ये बढ़िया रहा। मेरी हिम्मत बढ़ गई कि देवराज चौहान मेरा बॉडीगार्ड है। अब सब मामले ठीक हो जाएंगे। तुम कल सुबह 8 बजे मुझे मेरे घर पर मिलो। मेरा पता नोट कर लो। प्रभाकर के बेटे जिम्मी से मिलने जाना है। इन दोनों के बारे में तुम्हें कल ही बताऊंगा। तुम हर वक्त हर जगह मेरे साथ रहोगे, बातों के बीच मौजूद रहोगे, सुनोगे समझोगे सब, परंतु खामोश रहोगे। और तुम अच्छी तरह जानते हो ये बात कि मुझे कब बचाया जाना चाहिए और कब नहीं। जब जगमोहन तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें विदा करूंगा तो कोई शानदार गिफ्ट भी दूंगा तुम्हें, ताकि तुम हमेशा मुझे याद रखो। अगले दिन सुबह 9 बजे देवराज चौहान वकील सुमित जोशी के बताए पते पर पहुंचा। बेहद शानदार बंगला था वो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये किसी वकील का बंगला हो सकता है। मेन गेट पर 2 हथियारबंद गार्ड मौजूद थे। भीतर खूबसूरत लॉन था। पोर्च में 2 विदेशी और 2 देसी गाड़ियां खड़ी थीं। 3 ड्राइवर भी वहां नजर आ रहे थे। देवराज चौहान के गेट पर पहुंचने पर एक गार्ड ने इंटरकॉम पर भीतर संपर्क किया। फिर वो गार्ड देवराज चौहान से बोला, तुम यहीं इंतजार करो, साहब आ रहे हैं। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। देवराज चौहान आज भी मेकअप में था। वो ही दाढ़ी, आंखों पर प्लेन ग्लास का चश्मा, परंतु पैंट कमीज में था। आज एकदम चौकस लग रहा था। 5 मिनट ही इंतजार करना पड़ा था। लंबी विदेशी कार बाहर निकली। गेट खुल गया था। कार को ड्राइवर चला रहा था। पीछे वाली सीट पर सुमित जोशी बैठा था। आओ, सुमित जोशी कार का दरवाजा भीतर से खोलता कह उठा। भीतर बैठ जाओ। देवराज चौहान ने सिगरेट एक तरफ उछाली और भीतर जा बैठा। ए तुम, जोशी ने गार्ड को करीब बुलाया। इधर आओ। गार्ड फौरन पास पहुंचा। इन साहब को देख लिया? सुमित जोशी ने उससे कहा। जी साहब जी। आज के बाद इन्हें भीतर आने से कभी मत रोकना। ये मेरे नए बॉडीगार्ड हैं। जी साहब जी। चलो ड्राइवर। देवराज चौहान ने कार का दरवाजा बंद कर लिया। कार आगे बढ़ गई। सड़क पर आ गई। सुमित जोशी मुस्कुराकर देवराज चौहान से बोला, देवराज चौहान, मैं बहुत खुश हूं कि। देवराज चौहान नहीं, सुरेंद्र पाल, देवराज चौहान ने टोका। ओह, मैं तुम्हारा नाम भूल जाता हूँ। 1 मिनट, कहकर उसने दरवाजे पर लगा एक स्विच दबा दिया। देखते ही देखते एक पारदर्शी शीशा आगे और पीछे वाली सीटों के बीच आ ठहरा। अब ठीक है, सुमित जोशी ने कहा। अब हम जो भी बात करेंगे वो ड्राइवर तक नहीं पहुंचेगी।
तुम्हें आज अपने साथ पाकर मेरी हिम्मत बढ़ गई है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुझे अब कोई मार नहीं सकता। इस वहम में मत रहना। देवराज चौहान का स्वर शांत था। जगमोहन के बारे में कोई खबर? रात के बाद से कोई खबर नहीं। आज कमिश्नर भूरेलाल का फोन आएगा। जगमोहन को यातना दी जा रही हो तो मुझ पर भरोसा करना सीख लो। रात तुम्हें यकीन दिला दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे जगमोहन की चिंता है, वो मैं समझ सकता हूँ। चिंता न होती तो तुम मेरा बॉडीगार्ड बनना कभी भी स्वीकार नहीं करते। मेरी मजबूरी का तुमने खूब फायदा उठाया। गलत मत समझो, इन दिनों मैं खुद मुसीबत से निकल रहा हूँ। तुम्हारा बहुत हौसला है मुझे। रिवाल्वर है तुम्हारे पास? है। ये लो। सुमित जोशी ने जेब से रिवाल्वर निकालकर उसे देता हुआ बोला, ये भी रख लो। तुम रखो, तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे पास एक और है, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। देवराज चौहान रिवाल्वर लेकर जेब में रखता कह उठा, बहुत तैयारी से निकले हो। क्या कहीं पंगा होने वाला है? हम जा कहाँ रहे हैं? सुमित जोशी ने गहरी सांस ली। कार तेजी से दौड़ी जा रही थी। सुमित जोशी ने कार में लगा एक स्विच दबाकर कहा, हमने वहीं जाना है ड्राइवर, जहां 15 दिन पहले गए थे। सुनसान जगह पर बना वो पुराना मकान। समझ गया सर। ड्राइवर की आवाज़ कानों में पड़ी। सुमित जोशी ने वो स्विच ऑफ किया और देवराज चौहान से कह उठा, प्रभाकर का नाम तो तुमने सुना ही होगा। अंडरवर्ल्ड में नाम है उसका। हाँ, वो ही प्रभाकर। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं उसके बेटे जिम्मी से मिलने जा रहा हूँ। सुमित जोशी कुछ बेचैन सा हुआ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रभाकर 3 साल से जेल में है। उसका धंधा उसका बेटा जिम्मी और प्रभाकर के दोनों भाई बाटू और गोवर्धन संभालते हैं। नाम सुना है कभी इनका, या नई बात है ये तुम्हारे लिए? सुना है। जिम्मी, बाटू और गोवर्धन तीनों ही खतरनाक हैं, दरिंदे हैं प्रभाकर की तरह। प्रभाकर तो एक बार के अपने दुश्मन को छोड़ देगा, लेकिन ये तीनों रहम करना नहीं जानते। गोवर्धन तो पक्का निशानेबाज है और हत्यारा है। खैर, जिम्मी ने प्रभाकर को जेल से निकालने का काम मेरे हवाले किया। बदले में मैंने करोड़ों की तगड़ी फीस ली। 3 साल से प्रभाकर का केस चल रहा है कोर्ट में, परंतु वो बचेगा नहीं। उसने हर कदम पर उल्टे काम कर रखे हैं। पुलिस ने सबूतों का ढेर इकट्ठा कर रखा है। वैसे 2 केसों से मैं प्रभाकर को बरी करवा चुका हूँ, लेकिन अभी भी 20 से ज़्यादा केस उस पर हैं। इन केसों में उलझकर प्रभाकर की जिंदगी जेल में ही बीत जाएगी, ये मेरा दावा है। जबकि प्रभाकर फौरन आज़ाद होना चाहता है। जिम्मी ने मुझे जज से बात करने को कहा है, उसे 25 करोड़ देने को कहा। 25 करोड़ मेरे हवाले कर दिया गया। मेरे से गलती ये हुई कि वो सारा का सारा 25 करोड़ मैं हजम कर गया और जिम्मी को कह दिया कि जज को दे दिया है। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। ये बात जिम्मी को पता चल गई, प्रभाकर को पता चल गई। मैं उन्हें पैसा वापस न देने की स्थिति में भी नहीं हूँ, क्योंकि वो पैसा मैंने कहीं पर लगा दिया है। मैंने नहीं सोचा था कि बात इतनी जल्दी खुल जाएगी। सुमित जोशी ने गंभीर स्वर में कहा। फिर? सच बात तो यह है कि मेरे द्वारा की गई गड़बड़ की वजह से ये लोग मुझे मार ही देते, परंतु जिम्मी के पास कोई प्लान है प्रभाकर को जेल से निकालने का। शायद उस प्लान में उसे मेरी ज़रूरत है, इसी कारण अभी तक मुझे नहीं मारा गया। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि काम हो जाने के बाद जिम्मी, प्रभाकर मुझे मार देंगे। बेचैन हुआ सुमित जोशी। तुमने गलती की, 25 करोड़ की बेईमानी करके। कर दी, हो गई गलती, और अब मैं उस गलती को सुधार भी नहीं सकता। जिम्मी के पास हम क्यों चल रहे हैं? देवराज चौहान ने पूछा। वो मुझे प्लान के बारे में बताएगा। प्रभाकर को जेल से बाहर निकालने में उसे मेरी मदद चाहिए, और तुम्हें मदद करनी पड़ेगी क्योंकि तुमने उसका 25 करोड़ खाया है। मदद करने में मुझे ऐतराज़ नहीं, परंतु ये बात पक्की है कि बाद में वे मुझे मार देंगे। ऐसा भी हो सकता है। यही चिंता मुझे खाए जा रही है। जिम्मी कहाँ मिलेगा? एक पुराने से मकान पर। एक बार पहले भी मैं उससे वहाँ मिल चुका हूँ। वो उसका ठिकाना है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, और तुम सोचते हो कि वहाँ कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें बचा लूँगा? सुमित जोशी ने देवराज चौहान को देखा। नहीं बचा सकते? शायद नहीं। वो उसका ठिकाना है, वहाँ उसके इंतजाम, उसके आदमी होंगे। ऐसे में मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब?
अभी तो वो मुझे अपना प्लान बताने के लिए बुला रहा है। अपने बाप को आज़ाद कराने के लिए मेरा इस्तेमाल करेगा। जब सब ठीक हो जाएगा तो तब वो मुझे शूट कराएगा। तब मुझे बचाना होगा देवराज चौहान। जब ऐसा वक्त आएगा तो तब देखेंगे, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। मैं मर गया तो जगमोहन को कौन आज़ाद कराएगा? देवराज चौहान ने सुमित जोशी को देखा। मेरे बच जाने में ही जगमोहन का बचाव है। तुम मुझे जरूर बचा लोगे। मैं कोशिश करूंगा कि तुम मरो नहीं। अगर तुम मर गए तो जगमोहन के लिए मैं कोई और रास्ता देखूंगा। देवराज चौहान बोला। क्या तुम मुझे मरने के लिए छोड़ दोगे? नहीं, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश अंत तक करूंगा। अपना पूरा जोर लगा दूंगा। मैं यही सुनना चाहता था। वो अलग थलग बना पुराना मकान था। जहां ड्राइवर ने कार रोकी वहां 3 कारें पहले से खड़ी थीं। सुमित जोशी और देवराज चौहान कार से बाहर निकले। कुछ दूरी पर 2 आदमी टहलते दिखे। सावधान रहना, सुमित जोशी ने दबे स्वर में कहा। संभाल नहीं सकते तो पंगों को खड़ा क्यों करते हो? देवराज चौहान बोला। एक काम उल्टा पड़ता है तो 10 सीधे भी पड़ जाते हैं। गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। बड़े दादा से तुम्हें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए थी। रकम भी तो बड़ी थी, 25 करोड़। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। तुम्हें याद है ना, जब तुम्हें जगमोहन मिल जाएगा तो मैं तुम्हें ऐसी शानदार गिफ्ट दूंगा कि तुम्हें हमेशा याद रहेगी। मुझे लालच दिखाना बंद करो। ये लालच नहीं, सच कह रहा हूँ। मेरे पास दौलत की कमी नहीं। मैं गिफ्ट खुद भी ले सकता हूँ। देवराज चौहान बोला। वो गिफ्ट क्या जो खुद को ही खरीदना पड़े? मैं तुम्हें मुंह बंद रखो और जिम्मी के बारे में सोचो। क्या वे भीतर हैं? पक्का कमीना मेरे इंतजार में होगा। तुम सुनना कि मुझे कैसी कैसी गालियां देता है। नामी वकील होकर गालियां सुनते हो ऐसे लोगों से? यही तो मेरे खास हैं, इनसे ही धंधा चलता है। तभी एक आदमी भीतर से निकला और उनके पास आ पहुंचा। तुम्हें अकेले आना था। वो व्यक्ति देवराज चौहान को घूरता सुमित जोशी से बोला। अकेला ही तो हूँ। ये मेरा बॉडीगार्ड है, सुरेंद्र पाल। क्यों लाए इसे? सुना नहीं? बॉडीगार्ड है। ये भीतर नहीं जाएगा। सिर्फ तुम ही जिम्मी के पास जाओ, वो बोला। सुमित जोशी ने उसे घूरते हुए कहा। ये मेरा बॉडीगार्ड है और मेरे साथ भीतर जाएगा। तुम मुझे ज़्यादा नक्शे मत दिखाओ। मत भूलो कि मैंने प्रभाकर को आज़ाद कराना है। वो चुप रहा। जिम्मी है भीतर? सुमित जोशी ने पूछा। हाँ, आओ सुरेंद्र पाल। सुमित जोशी और देवराज चौहान भीतर की तरफ बढ़ गए। वो आदमी पीछे चल पड़ा। वे भीतर उस कमरे में पहुंचे जहां जिम्मी मौजूद था। वो 26 बरस का था। 4 साथी भी थे वहां उसके। जिम्मी खा जाने वाली नज़रों से सुमित जोशी को घूरने लगा था। सुमित जोशी ने असहज सा उसे देखा। ये कौन है? मेरा बॉडीगार्ड। अंडे देगा ये यहाँ? जिम्मी ने कड़वे स्वर में कहा। पता नहीं। मैं तेरा गला काटूंगा तो ये तेरे को बचा लेगा? ऐसी बात नहीं, मुझे आदत है बॉडीगार्ड रखने की। सुमित जोशी जबरन मुस्कुराया। इस बात को छोड़ो और काम की बात करो। मुझे बहुत काम है। तुम्हें भी कई काम करने होंगे। काम की बात? जिम्मी जहरीले स्वर में कह उठा। ठीक है, काम की बात सुनो। तुम जैसा कुत्ता इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमारे धंधे में ईमानदारी चलती है। जुबान के सौदे होते हैं। सब अपनी बात पर कायम रहते हैं। और तुम वकील होकर भी धोखेबाजी पर उतर आए। 25 करोड़ जज को देने की अपेक्षा अपनी जेब में रख लिया। ये बात नहीं है। अच्छा, कोई और कहानी भी है? कहानी नहीं, सच है। सुमित जोशी सूखे होंठों पर जीभ फेर कर बोला। मैं जज को रुपए देने जा रहा था कि रास्ते में मुझे कुछ लोगों ने घेर लिया। रिवाल्वर निकाल ली और पैसा ले गए। तुम्हारी तरफ से ये खबर लीक हुई होगी। वकील होकर झूठ बोलना भी नहीं आता। ये सच है। जिम्मी को मत समझा कि क्या सच है। तू नंबरी हरामजादा है। हमसे बड़ा गैर कानूनी इंसान तू है। मुझे भाषण देने के लिए यहाँ बुलाया है? सुमित जोशी ने नाराजगी से कहा। जिम्मी ने देवराज चौहान को देखकर कहा। क्या नाम है तेरा? सुरेंद्र पाल। मेरी सलाह मान और इसकी बॉडीगार्ड की नौकरी छोड़ दे। बहुतों से पंगा ले रखा है इसने। कोई इसे मारेगा तो तू भी साथ मरेगा। देवराज चौहान खामोश रहा। तू मेरे आदमी को भड़का रहा है? सुमित जोशी ने नाराजगी से कहा। ना समझ है, समझा रहा हूँ। जिम्मी ने व्यंग से कहा। 25 करोड़ तू हजम कर लेगा? मैंने बताया कि किसी ने पैसा मेरे से छीन। झूठ मत बोल।
मेरा दिमाग खराब हो गया तो तेरा नुकसान होगा। तू अपना प्लान बता, कैसे प्रभाकर को छुड़ाना चाहता है? 3 साल से मेरा बाप जेल में बंद है। आश्वासन के दम पर तूने हमसे करोड़ों लिए कि पापा को जेल से, अदालत से बचाकर निकाल लेगा, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। मैं कोशिश तो। चुप कर कमीने, वरना अभी गोली मार दूंगा। जिम्मी गुर्रा उठा। सुमित जोशी ने तुरंत होंठ बंद कर लिए। जिम्मी परेशानी भरे अंदाज में कमरे में चहलकदमी करने लगा। सुमित जोशी बेचैन सा उसे देखने लगा। देवराज चौहान सतर्क था। जिम्मी के चारों आदमी किसी भी तरह का आदेश पाने के लिए तैयार खड़े थे। जिम्मी ठिठका और गर्दन घुमाकर सुमित जोशी को देखकर कह उठा, सुन वकील। स्वर में कड़वापन था। मैंने पापा को बाहर निकालने का प्लान बनाया है, सब कुछ फिट कर दिया है। बस एक तेरे जैसे शरीफ आदमी की ज़रूरत है जो जेल के भीतर जाकर मेरे प्लान के अंतिम हिस्से को अंजाम दे सके। ढोल क्यों पीट रहा है? क्या मतलब? ऐसी बातें, ऐसे काम अकेले में करते हैं। अपने आदमी यहाँ से बाहर कर, वरना बात इसी तरह बाहर जाती है और पुलिस को पता चल जाती है। मैं ये नहीं कहता कि तेरे आदमी बेईमान हैं, परंतु हमें सावधानी इस्तेमाल करनी है। जिम्मी के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। फिर जिम्मी ने इशारे से अपने आदमियों को बाहर जाने को कहा। वे चारों बाहर निकल गए। खामखा भीड़ लगा रखी है, सुमित जोशी ने कहा और आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। अपने बॉडीगार्ड को बाहर कर, बोला जिम्मी। इसे मेरे पास ही रहने दे, अपने से ज़्यादा भरोसा करता हूँ इस पर। तू प्लान बता। परसों पापा जेल से बाहर आने को तैयार होंगे। जेल के भीतर 4 पुलिस वाले मेरे साथ हैं। नोट उन तक पहुँच चुके हैं। सुबह पापा नींद से उठेंगे, नहा धोकर सेव भी करा लेंगे, नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद उनका बाहर निकलने का रास्ता साफ होगा। उनका चेहरा छिपाने के लिए दाढ़ी, मूछें और काला चश्मा जेल में पहुंच चुका है। सुमित जोशी जिम्मी को देखता रहा। मेरा क्या काम है? तू परसों सुबह ठीक 10 बजे वकालत के काले कोट में जेल के भीतर किसी से मिलने के बहाने प्रवेश करेगा। तेरे पास एक और वकीलों वाला काला कोट होगा। तेरे को मेरा पटाया एक पुलिस वाला मिलेगा जो तेरे को पापा तक ले जाएगा। पापा तब तक बैरक से बाहर जेल के सुनसान हिस्से पर मौजूद होंगे। तू काला कोट उन्हें देगा जिसे वो पहन लेंगे। पुलिस वाले की दी गई खाकी पतलून उन्होंने पहले ही पहनी होगी। दाढ़ी, मूछ और काला चश्मा उन्होंने लगा रखा होगा और वो तेरे साथ जेल से बाहर आ जाएंगे। कोई शक भी नहीं करेगा। कोई पहचान सकता है, तब मैं भी फंसूंगा। नहीं पहचानेगा। ये ठीक नहीं है, सुमित जोशी ने बेचैनी से कहा। ठीक तो 25 करोड़ हजम करना भी नहीं था, जिमी ने कड़वे स्वर में कहा। इस काम पर मैं किसी और वकील को लगा देता। जिम्मी ने रिवाल्वर निकाली और दांत भींचकर आगे बढ़ते हुए सुमित जोशी के सिर पर लगा दी। जोशी घबरा उठा। उसने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान शांत खड़ा रहा। ये काम तू ही करेगा वकील, कान खोल कर सुन ले, क्योंकि तेरे को जेल वाले कर्मचारी अच्छी तरह पहचानते हैं। तेरे पर कोई शक नहीं करेगा, कोई कुछ पूछेगा नहीं। तेरे साथ जो भी होगा उसे ध्यान से देखने का कोई कष्ट नहीं करेगा। सुमित जोशी पूरी तरह परेशान लग रहा था। ये काम करना है या गोली मारूं? करूंगा, सुमित जोशी ने व्याकुलता से कहा। तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। तूने हमारा करोड़ों रुपया खाया है, क्यों नहीं करेगा? कहकर उसने सिर से सटा रखी रिवाल्वर हटाई और जेब में डालता बोला, शुक्र कर कि तू अभी तक बचा हुआ है। सुमित जोशी ने गहरी सांस लेकर देवराज चौहान को देखा। फिर जिम्मी से बोला, मेरे को सब कुछ बता कि भीतर वाले पुलिस वाले कौन हैं, कैसे कैसे क्या क्या होगा। जिम्मी कुर्सी खींचकर जोशी के सामने बैठा और उसे एक एक बात समझाने लगा। 15 मिनट दोनों में बात होती रही। देवराज चौहान अपनी जगह पर खड़ा रहा। समझ गया? अंत में जिम्मी बोला। हाँ, सुमित जोशी ने गहरी सांस ली। एक बात कान खोलकर सुन ले उल्लू के पट्टे, अगर तेरी तरफ से कोई गड़बड़ हुई, मेरे पापा बाहर नहीं आ सके, तो मैं तेरे को मार दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोशिश नहीं कुत्ते, जिम्मी गुर्राया। तूने पापा को अपने साथ बाहर लेकर आना है। हाँ, सुमित जोशी ने होंठ भींचे। मैं साथ लाऊंगा। अब तू मेरी बात सुन। क्या? प्रभाकर को जेल से बाहर आने के बाद कहाँ रखेगा? सुमित जोशी शांत स्वर में बोला। बहुत जगह हैं जहाँ तेरी जगहें तेरे बाप को फंसा देंगी। तू क्यों चिंता करता? मैं इसलिए चिंता करता हूँ कि मैंने प्रभाकर को जेल से बाहर निकाला होगा। प्रभाकर फंसा तो ये बात खुलते देर नहीं लगेगी कि मैं इस मामले में हूँ। ये गंभीर बात है। अपने आदमियों पर भरोसा मत कर, बात बाहर निकल जाती है।
जिम्मी ने सुमित जोशी को घूरा। भेजे में पड़ी मेरी बात, वकीलों वाला अड़ंगा डाल दिया। वकील हूं तो हर पॉइंट पर गौर करूंगा। तू कहना क्या चाहता है? प्रभाकर के जेल से आने के बाद उसे ऐसी जगह पर रख जो तुम्हारी ना हो, जिसके बारे में पुलिस सोच ना सके। मेरे ख्याल में प्रभाकर के बाहर आने के 10 मिनट बाद ही ये बात खुल जाएगी कि वो जेल में नहीं है। जिम्मी ने होंठ भींचे। पुलिस को कम मत समझ, जब अपनी करनी पर आती है तो एक एक पुर्जा उखाड़ लेती है। फौरन ही पूरे मुंबई में मक्खियों की भांति पुलिस तेरे बाप की तलाश में दौड़ रही होगी। हर जगह चेकिंग हो रही होगी। अपने मुखबिरों से तेरे बारे में खबरें पाने में लगी होगी। क्या तुम पसंद करोगे कि प्रभाकर फिर से जेल में पहुंच जाए? क्या मुसीबत है, मैं भी फंस जाऊंगा प्रभाकर के दोबारा फंसने पर। तेरी परवाह नहीं है मुझे। वो तो मैं जानता ही हूँ, सुमित जोशी ने शांत स्वर में कहा। कुछ पल वहाँ शांति रही। किसी नई जगह पर प्रभाकर को ले जाना होगा जिसके बारे में तेरा कोई आदमी ना जानता हो। ठीक है, ऐसी जगह का इंतजाम तू ही करेगा। मैं जानता था कि तू यही कहेगा। सुमित जोशी ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं कोई इंतजाम करता हूँ। वकील, मेरे पापा को परसों हर हाल में जेल से बाहर आ जाना चाहिए। मैं अपने हिस्से का काम ठीक से पूरा करूँगा, बाकी का काम तुम्हें ठीक से पूरा करना होगा। जेल से बाहर आते समय प्रभाकर को किसी ने पहचान लिया तो प्रभाकर को फरार करवाने की कोशिश में कानून मुझे भी जेल में ठूस देगा। करोड़ों का माल हजम किया है, कुछ तो चुकता करना ही पड़ेगा, कड़वे स्वर में जिम्मी ने कहा। सुमित जोशी उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ, याद रख, जिम्मी चेतावनी वाले स्वर में कह उठा। मेरे पापा जेल से बाहर नहीं निकले तो तू मरेगा। मुझे जगह का इंतजाम करना है, परसों ये काम करना है। 2 दिन में मुझे कोई जगह तैयार करनी होगी। सावधानी से, जिम्मी ने टोका। बात बाहर ना निकले, अपने इस बॉडीगार्ड को भी समझा देना। सुमित जोशी देवराज चौहान के साथ बाहर निकला और बाहर खड़ी कार में आ बैठा। ड्राइवर से कहा, ऑफिस चलो, आज कोर्ट नहीं जाना है। कार आगे बढ़ गई। सुमित जोशी ने मोबाइल निकालकर अपने भाई प्रदीप जोशी का नंबर मिलाया। बात होने पर कहा, मैं आज कोर्ट नहीं आऊँगा, वहाँ तुम सब संभाल लेना। ठीक है, जिम्मी से मिले? मिल आया हरामी से। क्या कहता है? शाम को मिलने पर बताऊँगा। एक काम की बात सुन, कोर्ट आते वक्त मैं सुबह ऑफिस गया था, कुछ फाइलें उठानी थी। वहाँ मैंने रतनपुरी? सुमित जोशी के होंठों से निकला। अब इसे क्या हो गया? मालूम नहीं। रतनपुरी के खास आदमी मदन को ऑफिस के बाहर सड़क पर मंडराते देखा। सत्यानाश, तूने ये बात मुझे पहले क्यों ना बताई? मैंने सोचा कि तू कोर्ट आएगा ही तब बताऊंगा। सोचा मत कर, बता दिया कर। तेरे से उसने बात नहीं की? नहीं, लोगों से मिलने का अधिकतर काम तू ही करता है, उसे तेरे से कुछ काम होगा। उसके बेटे को फांसी की सज़ा हुई है, हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है। रतनपुरी से हम 4.5 करोड़ रुपया ये कहकर ले चुके हैं कि उसके बेटे को बेदाग बरी करा देंगे। नई मुसीबत खड़ी हो गई। सतर्क रहना तू। देवराज चौहान है मेरे साथ। सुमित जोशी ने देवराज चौहान पर निगाह मारी। जिम्मी ने कोई मुसीबत खड़ी तो नहीं की? साले ने मुसीबतों का टोकरा मेरे सिर पर रख दिया। शाम को बात होगी, कहकर सुमित जोशी ने फ़ोन बंद कर दिया। वो बेचैन और परेशान नजर आ रहा था। तुम्हारे दिमाग में क्या है? पूछा देवराज चौहान ने। मेरा दिमाग परेशान? मैं प्रभाकर और जिम्मी से वास्ता रखती बात कह रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा। क्या होगा मेरे दिमाग में? कुछ भी नहीं। तूने जिम्मी के सामने ये बात क्यों रखी कि प्रभाकर को जेल से निकालकर नई जगह रखना चाहिए? मैंने ये बात गलत तो नहीं कही? प्रभाकर अगर दोबारा पकड़ा गया तो बता देगा कि मैंने उसे जेल से निकाला है, तब मैं भी गया। यही बात है, और क्या बात होगी? मुझे लगा तुम्हारे दिमाग में कुछ नया चल रहा है, तुम कुछ करने की सोच रहे हो। फंसा पड़ा हूँ, मेरी हिम्मत कहाँ की कुछ कर सकूँ। सुमित जोशी एकाएक मुस्कुरा पड़ा। तुम नंबरी आदमी से कम नहीं हो। धंधा ही ऐसा है, जैसे लोगों से पाला पड़ता है वैसा ही बन गया हूँ। तुम जैसे वकीलों ने कानून को बदनाम कर रखा है। जो भी कह लो, पर मेरे बॉडीगार्ड बने रहो। रतनपुरी कौन है? पूना का नामी गैंगस्टर है। उसकी तुम्हारे साथ क्या कहानी है? उसके बेटे मक्खन पर कई हत्याओं का इल्ज़ाम था। 4 साल पहले वो पकड़ा गया। रतनपुरी मुझसे मिला कि उसके बेटे मक्खन का केस लड़ूं और उसे बचा लूं। मैंने केस लड़ा, करोड़ों रुपया उसमें लिया, परंतु फैसला उसके खिलाफ गया। 15 दिन पहले ही उसे फांसी की सज़ा हो गई। 4 दिन पहले ही मैंने हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। यानी कि अब रतनपुरी नाराज़ होकर तुम्हारे पीछे है? पता नहीं। सुमित जोशी ने गहरी सांस ली। और कितने लोग तुम्हारे पीछे हैं क्या पता? एक बात तो जिम्मी ने मुझसे ठीक कही
कि तुम्हारी नौकरी छोड़ दूं, वरना तुम्हारे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। तुम मुझे छोड़ने की तो नहीं सोच रहे? सुमित जोशी हड़बड़ा उठा। तुम जगमोहन को पुलिस की मारपीट से बचाकर रखोगे? हाँ, उसे जेल से निकालने में मेरी सहायता करोगे, कानूनी या गैर कानूनी तौर पर कैसे भी सही। हाँ हाँ, तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बना रहूँगा। याद रखना कि ये सब 2 महीने के लिए है। हाँ, मुझे याद है। सुमित जोशी ने चैन की सांस ली। मुझे हैरानी है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, देवराज चौहान बोला। कई बार मेरी जान लेने की चेष्टा की गई। जल्दी मरोगे, ऐसा मत कहो, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और दौड़ती कार की खिड़की से बाहर देखने लगा। सुमित जोशी ने मोबाइल पर कमिश्नर भूरेलाल का नंबर मिलाया। बात हो गई। कैसे हो कमिश्नर? जगमोहन का मामला मैंने ठीक कर दिया है। उसे यातना नहीं दी जा रही है, जुबानी पूछताछ की जा रही है। उधर से कमिश्नर भूरेलाल ने कहा, तुम यही चाहते थे ना? हाँ, शुक्रिया। जगमोहन को वहाँ से निकाल किसी तरह। ये संभव नहीं। क्यों? बहुत शक्ति है उस पर। हर वक्त पुलिस वाले उसके पास ही रहते हैं। ये मेरा ज़रूरी काम है। अभी तो ये काम नहीं हो सकता। अगर कभी हो सकता हुआ तो ज़रूर करूँगा। तेरे काम की एक बात है। क्या? रतनपुरी नाम का गैंगस्टर, वो पूना वाला? वही पूना वाला जिसके बेटे मक्खन को कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है। बात बोल। रतनपुरी का सबसे खास साथी मदन को पकड़ने का श्रेय लेना चाहता है। कहाँ है वो? मेरे ऑफिस के बाहर मंडरा रहा है। मौका अच्छा है, पकड़ सकता है उसे। तेरे ऑफिस के बाहर? तेरा कोई पंगा है उससे? मेरा कोई पंगा नहीं, तू अपने फायदे की सोच। ठीक है, मैं अभी पुलिस वालों को वहाँ भेजता हूँ। उसके बेटे मक्खन का केस तूने ही कोर्ट में लड़ा था। मेरे बारे में मत सोच कमिश्नर, मक्खन के बारे में सोच। वो बचेगा नहीं। सुमित जोशी ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर ड्राइवर से बोला, अभी हमने ऑफिस में नहीं जाना है, किसी रेस्टोरेंट में ले चल, कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़कर सुमित जोशी को देखा। तो मुखबिरी भी करते हो तुम? देवराज चौहान बोला, पुलिस वालों से बनाकर रखनी पड़ती है, वरना तुम जैसों के काम कैसे होंगे? सुमित जोशी मुस्कुराया। ये तो बहुत गलत काम है। सब ठीक है, कल को अपने मतलब के लिए तुम मुझे भी पुलिस के हाथों में दे सकते हो। क्या बात करते हो, मैं क्या पागल हूँ? हम दोनों अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं देवराज चौहान। तुम? देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। किसी के दोस्त नहीं बन सकते। दिल तोड़ने वाली बातें मत करो। हम रेस्टोरेंट में चल रहे हैं, वहाँ कॉफ़ी पियेंगे, ताकि तब तक पुलिस तुम्हारे ऑफिस के बाहर मंडरा रहे मदन को संभाल ले। जवाब में सुमित जोशी मुस्कुराकर उसे देखने लगा। तुम ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे जीने का ढंग बहुत गलत है। सब ठीक है, तुम देखना, ऐसे ही ज़िंदगी बीत जाएगी और हम बुढ़ापे में एक बार फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था शेर की जान खतरे में का पहला एपिसोड जो आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और हमारा नरेशन और सुनाने का स्टाइल आपको कैसा लगा वह आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।